हेलो प्यारे बच्चों, एक बार सभी विद्यार्थियों का इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने रूदोष्म विचुंबकन विधि का हमने मैथमेटिकल एनालिसिस करके उसको कंप्लीट किया था। अब प्यारे बच्चों, उसके बाद में हमारा एक टॉपिक और है दारू हीलियम फर्स्ट और दारू हीलियम सेकेंड। प्यारे बच्चों, एक थ्योरेटिकल टॉपिक है वो, है ना, तो जिसको आप खुद पढ़ के भी समझ सकते हैं ना। तो आपको करना क्या होगा, उसके मैं नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में दूंगा, यानी आप अपनी एप्लीकेशन से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो दारू हीलियम फर्स्ट और सेकंड का आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, और दारू हीलियम सेकंड के कुछ असामान्य गुणधर्म वो भी वहीं पे आपको मिल जाएगा। तो इस लेक्चर को देखने से पहले वो नोट्स लिखना आप। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, वो पीडीएफ वाले नोट्स लिखना है, उसके बाद भी इस लेक्चर को आप देखना शुरू करेंगे। ओके, तो देखिए प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैक्सवेल के आणविक वेगों के वितरण का नियम। ओके, तो देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारे पास इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है मैक्सवेल के आणविक वेगों के वितरण के नियम का। ये इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है, यानी कि इस यूनिट का सेकेंड चैप्टर। ठीक है, ये अथवा वाले पोर्शन में आएगा। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन ध्यान रखिए ना, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, इस नियम के अनुसार किसी नियत ताप पर गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग तथा नियत परास में अणुओं की संख्या का मान समान होता है या नियत रहता है। तो ये आपको स्टेटमेंट सबसे पहले लिख के आना होगा। ये मैक्सवेल के आणविक वेगों के वितरण का नियम कहते हैं इसको। ठीक है बच्चों, अब इस आणविक वेगों के वितरण को समझाने के लिए मैक्सवेल ने क्या क्या अजम्पशंस लिए, क्या क्या परिकल्पनाएं उन्होंने रखी इस नियम के साथ में, तो वो भी आपको वहाँ पे लिख के आना होगा। तो ये मैक्सवेल के अजम्पशंस है बच्चों, जो मैक्सवेल ने माने थे। उन्होंने क्या क्या माना था कि गैस के अणुओं की जो मध्य टक्कर होती है वो कैसी होती है, प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ टक्कर का मीन्स होता है प्यारे बच्चों, ऐसी टक्कर जिसमें गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहे, ऐसी टक्कर को हम प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसका अजम्पशन था कि गैस के अणुओं के मध्य कैसी टक्कर होती है, प्रत्यास्थ टक्कर होती है। दूसरा अजम्पशन देखिए, टक्कर के पश्चात जो गैस के अणुओं की गति है वो रेखीय होती है, यानी टक्कर के पश्चात जो कण है या अणु, गैस के जो अणु है वो रेखीय वेग से मोशन करेंगे, यानी रेखीय गति होगी उनकी, लीनियर मोशन। परिमित आयतन में गैस के अणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है, कि अगर आयतन परिमित लिया जाए तो उसके अंदर बहुत सारे गैस के अणु पाए जाएंगे, ऐसा मैक्सवेल ने यहाँ पर माना था। नेक्स्ट देखो, गैस के अणुओं का आकार गैस के अणुओं की मध्य की दूरी की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। कि जो गैस के अणुओं की मध्य की जो दूरी है उसकी तुलना में उनका जो आकार अणुओं का वो क्या होगा बच्चों, नगण्य होगा। नेक्स्ट देखो, गैस के अणुओं का वितरण एक समान होता है, यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनका, एक समान वितरण रहेगा गैस के अणुओं का ना। गैस के अणुओं का वेग सभी दिशाओं में संभव है, यानी गैस के जो अणुओं का वेग है बच्चों वो एक्स दिशा में भी हो सकता है, वाई दिशा में भी हो सकता है, जेड दिशा में भी हो सकता है, यानी सभी दिशाओं में गैस के अणुओं का वेग संभव है। आगे देखो, गैस के अणुओं की चाल 0 से इनफाइनाइट परास में हो सकती है, यानी गैस के अणुओं की जो चाल है बच्चों वो 0 से लेके अनंत तक की रेंज में हो सकती है, ऐसा मैक्सवेल ने अजम्पशन यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट है, गैस के अणुओं के लिए माध्य मुक्त पथ परिभाषित किया जाता है, यानी जो माध्य मुक्त पथ है वो गैस के अणुओं के लिए परिभाषित किया जाता है। इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ। ओके, इसको अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो, ये तो आपको इसका डेफिनेशन के अंदर लिख के आना है पूरा, है ना, ये डिस्क्रिप्शन। तो अगर इसका आपको मैथमेटिकल एनालिसिस भी पूछता है, यानी बड़ा क्वेश्चन आया अगर आपके यूनिट, जैसे मान लो सेकंड क्वेश्चन, यानी सेकंड क्वेश्चन आ गया ना, ये यूनिट कौन सी अपनी, सेकंड यूनिट है ना, फर्स्ट यूनिट तो आपकी कंप्लीट है, सेकंड वाली मान लो ये आएगा तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो मान लो वहाँ पे बड़ा क्वेश्चन आता है 4, 4.5, 5 नंबर में, तो आपको पूरा करके आना है फिर तो, है ना, इसका वो पूरा पूछेंगे कि आणविक वेगों के वितरण का फॉर्मूला डेराइव करो। ठीक है, अगर ये 1.5 नंबर में आए तो आप इतना सा करके आ सकते हैं कि मैक्सवेल के आणविक वेगों के वितरण का नियम समझाओ। तो 1.5 नंबर छोटा क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आपको ये इतना करके आना है। ठीक है बच्चों, अब हम इसका गणितीय विश्लेषण करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा बच्चों, मैक्सवेल के वेग वितरण नियम का गणितीय विश्लेषण करने के लिए एक निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं।
हमने एक निर्देश तंत्र लिया है जिसमें ये x दिशा है, ये y दिशा है, ये z दिशा है। और u v w क्या है बच्चों? u x दिशा में वेग है, v जो है y दिशा में वेग है, और w z दिशा के अंदर वेग है अणुओं का, गैस के अणुओं का। और c जो है वो इन वेगों का परिमाण है। यानी यहाँ पर जो c की वैल्यू हम लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे c स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, या c इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, यानी c वेगों का परिमाण है। ठीक है, तो आप यहाँ तक ये लिखोगे, डायग्राम बनाओ, ये मत लिखना है ना अभी, यहाँ तक लिखो एक बार, यहाँ तक राइट डाउन करें, उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम इसका गणितीय विश्लेषण करते हैं। ओके, तो देखो, माना गैस के अणुओं का एक्स वाई जेड दिशाओं में जो वेग है बच्चों, वो क्रमशः यू वी डब्ल्यू है। यानी जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी तीनों दिशाओं के अंदर मान ली हमने यू वी डब्ल्यू, तथा परिणामी वेग कितना है? c है। यानी कि इन टोटल का तीनों वेगों का जो रिजल्टेंट है वो c हमारे पास वेग है इसका परिणामी, तथा एक्स वाई जेड दिशाओं में प्रायिकता फलन क्रमशः एफ यू एफ बी एफ डब्ल्यू है। ये प्रायिकता फलन हमें ये बता रहे हैं कि एक्स दिशा में कितने पार्टिकल है, वाई दिशा में कितने पार्टिकल है, और जेड दिशा में यानी पार्टिकल की वेलोसिटी ये है अपने पास, ये वाली है। ठीक है बच्चों, यानी एफ यू एफ ई और एफ डब्ल्यू ये प्रायिकता फलन है यहाँ पर। ओके, अतः सी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे अपन? यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, यानी सबका परिणामी आ गया ये। ठीक है, समीकरण नंबर 1। माना परिणामी वेग सी से c प्लस डी सी वेग प्रास में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो परिणामी वेग c है वो c से c प्लस डी सी वेग प्रास में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो इस कंडीशन में बच्चों ये जो पूरी वेलोसिटीज है u v w ये भी चेंज हो जाएंगी। देखो, एक्स एक्स के अनुदिश वेग प्रास पहले कितना था u, तो अब कितना हो जाएगा u प्लस डी यू, क्योंकि ये पहले c था तो ये कितना हो गया c प्लस डी सी, तो ये हो जाएगा u प्लस डी यू। इसी प्रकार y दिशा में आपको लिखना है, यहाँ पर मैंने डॉट डॉट किया है, यानी y x के अनुदिश वेग प्रास v व v प्लस डी वी में अणुओं की पाई जाने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? एफ वी डी वी है। ऐसे ही z दिशा में प्रायिकता अपने पास ये हो जाएगी। डॉट डॉट को आप पूरा करेंगे, इसी लाइन को यूज करते हैं यहाँ पे लिखेंगे। ओके, अब देखो बच्चों, अतः एक्स वाई जेड एक्सों के अनुदिश इन कणों के पाए जाने की संयुक्त प्रायिकता यानी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है? ठीक है बच्चों, अब आपको पता होना चाहिए कि जो प्रायिकता है वो एक कहें तो पर अगर हमें टोटल प्रायिकता निकालनी है तो हम प्रायिकता को कभी ऐड नहीं करते हैं, प्रायिकता को मल्टीप्लाई किया जाता है अगर टोटल आपको प्रायिकता फाइंड करनी है तो। ठीक है बच्चों, ये प्रायिकता का सिद्धांत है। ठीक है, तो टोटल प्रायिकता यानी संयुक्त प्रायिकता चाहिए तो क्या करेंगे? एफ यू डी यू एफ वी डी वी एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू, तीनों प्रायिकताओं को मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, तो पी यू वी डब्ल्यू कितना आ जाएगा? एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू डी यू डी वी डी डब्ल्यू, समीकरण नंबर 2। ठीक है, यदि एकांक आयतन में अणुओं की जो संख्या है वो n है, स्मॉल n। ठीक है, यानी एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n हो तो c से c प्लस डी सी वेग प्रास में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? मान ली कि जो अणुओं की संख्या है वो dn है। ठीक है, एकांक आयतन में n हो तो c से c प्लस डी सी वेग प्रास में कितनी हो जाएगी? यानी इस प्रास के अंदर c से c प्लस डी सी प्रास में अणुओं की संख्या कितनी होगी? dn। और इस dn को अपन कैसे डिफाइन करेंगे? प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या इनटू टोटल प्रायिकता। ठीक है, ये टोटल प्रायिकता को अगर मैं प्रति एकांक आयतन में कितने अणु है उनसे मल्टीप्लाई करा दूं तो मेरे पास इस c से c प्लस डी सी वेग प्रास में क्या आ जाएगी? अणुओं की संख्या आ जाएगी dn। तो dn बराबर हो जाएगा बच्चों n, और टोटल प्रायिकता कितनी है? पी यू वी डब्ल्यू। इस पी यू वी डब्ल्यू का मान समीकरण 2 से यहाँ पुट करेंगे तो dn इक्वल टू आ जाएगा n एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू डी यू डी वी डी डब्ल्यू, समीकरण नंबर 3। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर यहाँ तक समझ में आ रहा होगा ना। यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक जल्दी करें बच्चों।
अब देखिए प्यारे बच्चों, हमने अणुओं की संख्या फाइंड कर ली है। अब हम गैस के अणुओं का घनत्व फाइंड करते हैं। ओके, तो यदि गैस के अणुओं का घनत्व रो हो तो देखिए बच्चों, यहाँ पर नंबर डेंसिटी कैसे फाइंड की जाती है। नंबर डेंसिटी का मतलब है अणुओं की संख्या बटे आयतन। जैसे कि आप मास डेंसिटी कैसे फाइंड करते हो, एम अपॉन वी, यानी मास अपॉन वॉल्यूम। अगर नंबर डेंसिटी फाइंड करनी हो तो नंबर अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये आप सिमिलरली फॉर्मूला यहाँ पर याद रखेंगे। तो नंबर अपॉन वॉल्यूम यानी अणुओं की संख्या बटे आयतन। तो रो बराबर अणुओं की संख्या हमने कितनी निकाली थी, सी से सी प्लस डी सी प्रास में डी एन अणुओं की संख्या हमने फाइंड की है। और आयतन कितना हो जाएगा, डी यू डी वी डी डब्ल्यू। ठीक है, तो रो बराबर डी एन की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे। प्रीवियस समीकरण से आपके पास जो समीकरण आया था यहाँ पर अभी अपने लिखा था। ठीक है, तो एन एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू डी यू डी वी डी डब्ल्यू, डी यू डी वी डी डब्ल्यू, यहाँ से डी यू डी वी डी डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा। तो रो इक्वल टू आ जाएगा एन एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू, समीकरण नंबर 4। ओके बच्चों, अब देखिए सिंस नियत चाल सी के लिए घनत्व रो भी क्या रहेगा, नियत रहता है। ठीक है, यहाँ पर ये अजम्पशन है कि नियत चाल सी के लिए घनत्व रो नियत रहता है। ठीक है, तो इट मीन्स यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसको अवकलन फॉर्म में लिखूंगा तो यू स्क्वायर हो जाएगा 2u du, इसका 2v dv, 2w dw और c नियत हो गए, इट मीन्स 0। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन लेके आप ऐसा लिख सकते हैं u du v dv w dw बराबर 0, समीकरण नंबर 5। आगे देखिए बच्चों, समीकरण 4 से हमारे पास जो घनत्व है वो नियत हो जाएगा, तो रो बराबर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नियत। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 6 को। ओके, समीकरण 6 का संपूर्ण आंशिक अवकलन करने पर। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या करें, संपूर्ण आंशिक अवकलन करते हैं अपन। एन तो बाहर रखेंगे, इसको लिखेंगे एफ वी एफ डब्ल्यू। यहाँ पर देखो 3 मल्टीप्लाई में है, तो कैसे करते हैं अवकलन, 2 को छोड़ दिया 1 का कर दिया ना, ऐसे करोगे। 1 को छोड़ के बाकी 2 को छोड़ देंगे और 1 का अवकलन करेंगे। तो एफ वी एफ डब्ल्यू को आपने ऐसे कैसे, और यू का क्यों करोगे तो डेल एफ यू अपॉन डेल यू और डी यू, क्योंकि संपूर्ण आंशिक अवकलन ऐसे ही होता है। ऐसे आप फिर एफ यू एफ डब्ल्यू, फिर वी का करोगे तो डेल एफ बी अपॉन डेल वी डी वी, एफ यू एफ वी डेल एफ डब्ल्यू अपॉन डेल डब्ल्यू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, एन नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ जो गैस के अणुओं की प्रत्येकांक आयतन में जो अणुओं की संख्या वो 0 नहीं हो सकती बच्चों। अगर आपने उसी को 0 कर दिया तो फिर किसका स्टडी करेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ये 0 नहीं होगा तो इसको 0 होना पड़ेगा पूरे ब्रैकेट को, बिकॉज इक्वल में क्या है, 0 है, दैट मीन्स किसी एक को तो 0 होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इस क्वांटिटी को 0 कर दिया। एफ वी एफ डब्ल्यू डेल एफ यू अपॉन डेल यू डी यू प्लस एफ यू एफ डब्ल्यू डेल एफ वी अपॉन डेल वी डी वी प्लस एफ यू एफ वी डेल एफ डब्ल्यू अपॉन डेल डब्ल्यू डी डब्ल्यू बराबर 0 है ना, यहाँ पर ध्यान रखें 0 है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इस पूरे इक्वेशन में एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू का क्या जगह लगाएंगे अपन, भाग लगाएंगे। तो भाग लगाने पर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, समीकरण नंबर 7 दे देना इसको। ठीक है बच्चों, 1 अपॉन एफ यू है ना, ऐसे आएगा 1 अपॉन एफ वी फिर 1 अपॉन एफ डब्ल्यू। तो बच्चों यहाँ तक आप राइट डाउन करें, उसके बाद अपना आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों देखो थोड़ा सा डेरिवेशन क्या है, थोड़ा लॉन्ग है, थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखे है ना। अपने आप आपको फिर इसको एक साथ जब कॉपी के अंदर आपकी में लिख जाएगा एक बार, फिर आप इसको बार बार रिवाइज करें है ना, उसके बाद आपका ये पक्का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है। ओके, यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हमें इसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना है ना। ये जो मैक्सवेल का आणविक वेगों का जो वितरण नहीं है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 7 में क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 5 को बीटा से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे जो 2 इक्वेशन ली थी, एक तो सी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, और एक हमने वो रो वाला इक्वेशन लिया था जिसमें हमने कांस्टेंट दिखाया था उसको। बच्चों यहाँ पे 2 इक्वेशन हमें इसलिए ली थी बिकॉज हम यहाँ पर कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, लग्रांज जो मेथड होता है ना, लग्रांज का जो अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स का जो मेथड होता है, जो आपने बीएससी पार्ट 1 में पढ़ा होगा बच्चों,
जो अवकलन गणित की बुक है आपकी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर लाग्रांज जो मेथड उसमें करते क्या है, सबसे पहले 2 इक्वेशन हमने ली, उनको सोल्व किया। अब हम क्या करेंगे, उन दोनों इक्वेशनों में किसी एक इक्वेशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करेंगे। तो बीटा से मल्टीप्लाई किया मैंने समीकरण 5 को और उसको 7 में ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, इसको हमने 7 में ऐड किया है बीटा से मल्टीप्लाई करके, 5 को बीटा से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ से कॉमन पार्ट आ रहा होगा 1/FU डेल FU अपॉन डेल U प्लस बीटा U, इन दोनों में यानी इस पार्ट में और इसमें कॉमन लिया है, ऐसे फिर इसमें और इसमें और इसमें, यहाँ पर 3 ब्रैकेट हमारे पास बन गए हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, du dv dw के गुणांकों की क्या करेंगे, यहाँ पे तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो हमारे पास ऐसा इक्वेशन निकल के आएगा। हमने एक ही इक्वेशन को लिया है बच्चों, इसको सोल्व करेंगे पूरे को। देखो 1/FU डेल FU अपॉन डेल U प्लस बीटा U बराबर, इधर RHS में कोई du का गुणांक नहीं है तो वहाँ पर 0 आ जाएगा। ओके बच्चों, तो डेल FU अपॉन डेल U, यहाँ से FU को मैंने इधर पक्षांतर कर दिया है तो माइनस बीटा U FU। वापस देखिए तो डेल FU अपॉन FU को वापस यहाँ से नीचे ले गया उसके नीचे, और माइनस बीटा U du, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूँगा बच्चों तो यहाँ पे क्या आएगा, log e FU, इंटीग्रेशन करूँगा तो माइनस बीटा U स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट ले लिया log e a। ठीक है, इसको मैं इधर लाऊंगा, log m माइनस log n log m बटा n हो जाएगा, log e FU अपॉन a। ठीक है बच्चों, यहाँ पर माइनस बीटा U स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ से FU की वैल्यू लूँगा मैं, यानी FU की जो वैल्यू आएगी एंटी लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो a e की पावर माइनस बीटा U स्क्वायर अपॉन 2। इसी प्रकार बच्चों जब हम सेकंड ब्रैकेट को और थर्ड ब्रैकेट को भी हल करेंगे तो हमारे पास ऐसे ही सॉल्यूशन आएंगे। तो हमने मान लिया FV वो आएगा a e माइनस बीटा V स्क्वायर बाई 2, और थर्ड ब्रैकेट का जो सॉल्यूशन आएगा FW बराबर a e माइनस बीटा W स्क्वायर अपॉन 2, समीकरण नंबर 8। ठीक है बच्चों, आगे देखो हमारे पास रो बराबर था n FU FV FW। ठीक है, तो रो बराबर n तो ऐसे कैसे आएगा, FU FV FW की वैल्यू यहाँ से रखेंगे समीकरण 8 से, तो a कितना हो गया a क्यूब। ठीक है, और e माइनस e की पावर माइनस बीटा U स्क्वायर बाई 2, e की पावर माइनस बीटा V स्क्वायर बाई 2, e की पावर माइनस बीटा W स्क्वायर बाई 2, रो इक्वल टू n a क्यूब e की पावर माइनस बीटा बाई 2 को तो सब में से कॉमन ले लिया इनमें से, और U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर को क्या बोल दिया मैंने, C स्क्वायर बोल दिया बच्चों। यहाँ पर साइड में लिख देना सिंस U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर बराबर C स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ पर इस बीटा बाई 2 जो कि पूरा कांस्टेंट है, इसको मैं यहाँ पर B कंसिडर कर लूँगा, कुछ नया कांस्टेंट, तो ये बन जाएगा na क्यूब e की पावर माइनस BC स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक राइट डाउन करें बच्चों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास समीकरण 8 में आया था रो बराबर na क्यूब e की पावर माइनस बीटा बाई 2 आया था वहाँ पे, है ना। तो बीटा बाई 2 को हमने b कंसिडर किया है, तो b c स्क्वायर समीकरण नंबर 9। ओके बच्चों, अब हम क्या करते हैं, अब c से c प्लस dc प्रास में अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 सेकेंद्रीय गोले खींचते हैं बच्चों। यानी हमें इस प्रास के अंदर अणुओं की संख्या फाइंड करनी है यहाँ पर c से c प्लस dc प्रास में। तो हम क्या करेंगे, एक तो c त्रिज्या का गोला खींचेंगे और एक C प्लस DC त्रिज्या का। ठीक है, तो इसे भाग का जो रेडियस है बच्चों कितना हो गया, यानी इसकी मोटाई कितनी होगी DC। ठीक है, ये ध्यान रखें आप, बिकॉज C प्लस DC टोटल कितना है C प्लस DC फिर माइनस C, अंदर वाले का C है तो ये आपके पास DC बच जाएगा। ओके, अब देखो बच्चों गोले का आयतन, इस C त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा V बराबर 4/3 पाई C क्यूब, क्योंकि रेडियस C है तो वैसे R क्यूब आता है तो यहाँ C क्यूब आएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करो, इसका अवकलन करो तो कितना आएगा, dV बराबर 4/3 पाई C क्यूब का हो जाएगा 3C स्क्वायर DC। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट, dV इक्वल टू 4 पाई C स्क्वायर DC, समीकरण नंबर 10। अतः C से C प्लस DC प्रास में अणुओं की संख्या कितनी होगी बच्चों, dN इक्वल टू रो dV, बिकॉज हमने घनत्वों को कैसे परिभाषित किया था, रो बराबर dN अपॉन dV, यानी नंबर अपॉन वॉल्यूम। तो आप यहाँ से dN निकाल सकते हैं, dN बराबर रो dV। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, समीकरण 9 व 10 से
समीकरण जो 9 और 10 है आपके पास, इनसे वैल्यू इस समीकरण में पुट करनी है बच्चों। तो हमारे पास dn इक्वल टू एन ए क्यूब ई की पावर माइनस बी सी स्क्वायर 4 पाई सी स्क्वायर डी सी। यहाँ पर इसको सही क्रम में जमाएंगे तो dn इक्वल टू 4 पाई एन ए क्यूब सी स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस बी सी स्क्वायर डी सी। समीकरण नंबर कितना आ गया बच्चों? 11 हमारे पास आ गया। तो एक्चुअल में अणुओं की संख्या तो हमारे पास आ गई बच्चों, बट अभी हमारे पास जो नियतांक ए और बी है इनकी वैल्यूज नहीं है। तो अब हमें नियतांकों की वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें वापस पुट करनी है। तो हमारे पास कंप्लीट मैक्सवेल के आणविक वेगों के वितरण नियम का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए की गणना कर रहे हैं। तो कुल अणुओं की संख्या कितनी होगी बच्चों? 0 से इन्फाइनाइट तक हो सकते हैं अणुओं की जो प्रहास्य है, 0 से इन्फाइनाइट। ये मैक्सवेल का अजम्पशन था, हमने जो शुरू में लिखा था DNC। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल अणुओं की संख्या आ जाएगी। मान लीजिए कुल अणुओं की संख्या n है। ठीक है, 0 से इन्फाइनाइट DNC की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे इसमें, तो n बराबर n 4 पाई ए क्यूब बाहर हो जाएगा सी स्क्वायर ए टू दी पावर माइनस बी सी स्क्वायर डी सी, 0 से इन्फाइनाइट। अब बच्चों इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन आप ऐसे नहीं कर पाएंगे, है ना। साधारण जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज होते हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते आप यहाँ पे, बिकॉज वो एप्लीकेबल ही नहीं है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे गामा इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है। ठीक है, कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज होते हैं इंटीग्रेशन के, वो यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 0 टू इन्फाइनाइट एक्स की पावर m ई टू दी पावर माइनस एल्फा एक्स एन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एन गामा m प्लस 1 अपॉन एन अल्फा की पावर m प्लस 1 अपॉन एन। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखो x की जगह c है, m की जगह 2 है, e टू दी पावर हो जाएगा, माइनस अल्फा की जगह कितना है बच्चों? b है, x की जगह c और n की जगह 2 और dx की जगह dc। तो आप इसके कंपेयर करवाएंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक राइट डाउन करो बच्चों, उसके बाद अपन आगे करते हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ तक राइट डाउन करें जल्दी बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास x बराबर क्या था? हमारे पास c, यानी उस फॉर्मूले से हम तुलना करेंगे जो गामा फंक्शन का फॉर्मूला था ना, उससे तुलना करके x बराबर c है, m बराबर 2x, अल्फा बराबर b और n बराबर 2। ये सारी वैल्यूज उस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 1 इक्वल टू आ जाएगा, दोनों तरफ n से n कटेगा तो इधर 1 आएगा। 1 इक्वल टू 4 पाई ए क्यूब 1/2 m प्लस 1 था वहाँ पे, है ना, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि m का वैल्यू 2 है। तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन अल्फा की जगह कितना आ जाएगा? b, तो b की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो 1 बराबर 4 पाई ए क्यूब 1/2 गामा 3/2 b की पावर 3/2। बच्चों गामा 3/2 को आप कैसे ओपन करेंगे? ये आपने फर्स्ट ईयर में सीखा होगा, जो इंटीग्रेशन वाली बुक थी आपके पास, इसको लिखते हैं 1/2 रूट पाई। ठीक है, गामा 3/2 का ये अंडर रूट नहीं है, कहीं इसको अंडर रूट मत समझ लेना ना, गामा 3/2 की वैल्यू ये होती है। तो 1/2 रूट पाई, ये 1/4 होगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा इधर। तो b की पावर 3/2, इस b की पावर 3/2 को इधर ले आया मैं, तो पाई की पावर 3/2, पाई की पावर 1 और पाई की पावर हाफ कितनी हो जाएगी? पाई की पावर 3/2 ए क्यूब। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी b अपॉन पाई का रूट। इसी प्रकार बच्चों हम नियतांक b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, b बराबर m अपॉन 2kt। जब b का वैल्यू आ गया तो b का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो a का वैल्यू कंप्लीटली आ जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा m अपॉन 2 पाई kt। ए और बी का मान समीकरण 11 में रख दो बच्चों, और ताकि हमें यानी कि रखने के बाद कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका। तो dn इक्वल टू 4 पाई n, ये ए का वैल्यू आ गया यहाँ पे, m अपॉन 2 पाई kt का रूट था, लेकिन यहाँ पे ए क्यूब था तो 3/2 हो जाएगा बच्चों पावर। ठीक है, m अपॉन 2 पाई kt सी स्क्वायर ए टू दी पावर माइनस m सी स्क्वायर अपॉन 2kt। बच्चों यहाँ पर m अपॉन 2kt किसकी वैल्यू है? b की। पहले यहाँ पर बी सी स्क्वायर था ना, तो e की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2kt और इंटू डी सी। तो बच्चों ये जो कंप्लीट इक्वेशन नंबर 12 आई है, ये मैक्सवेल के आणविक वेगों के वितरण नियम का संपूर्ण हल कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इसको कंप्लीट किया बच्चों। अब हम कल इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं वो करेंगे और फिर माध्य मुक्त पथ के बारे में जानेंगे, और हमारा ये यूनिट नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। 1 या 2 लेक्चर और लगेंगे इसमें, ये सेकंड यूनिट आपका फिनिश हो जाएगा बच्चों। ओके, फिर हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू प्यारे बच्चों,
आज के इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए, और मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप इस लेक्चर सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। ठीक है बच्चों, और आप जितना पढ़ाया जा रहा है उसको बार बार रिवाइज करते रहें। थैंक यू प्यारे बच्चों, अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू।